लास्ट टॉपिक है ये क्लास 10th का, रैशनल नंबर्स। बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर होता है एनी नंबर, जानते होंगे तुम लोग भी डिफिनेशन, एनी नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हो p बाई क्यू के फॉर्म में जिसमें कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली q 0 होगा तो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलेंगे जिनका q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों कोप्राइम होंगे। एग्जाम्पल, सारे इंटीजर्स 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 22/7 etc, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। पाई इरेशनल नंबर होता है, बट 22/7 रैशनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, बट पाई की वैल्यू इरेशनल इसलिए होती है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 20, हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, बट वो होता नहीं है। अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो 22/7 के इक्वल होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.1415925, ऐसे चलता जाता है चलता जाता है। और 22/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 3.14285714, ऐसे रिपीट होता जाता है। इस केस में जब देखोगे पाई के जो ये नंबर होता है इसमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, मतलब कोई एक सीक्वेंस में नहीं। जैसे इस केस में क्या है 142857, फिर उसके आगे 142857, फिर उसके आगे 142857, ये चीज रिपीट होता जाएगा। बट इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो, कोई सीक्वेंस ही नहीं है 14159265, ये ऐसे चलते 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 ऐसे ही जितना मर्जी उतना करते जाओ, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। मतलब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसीलिए पाई को इरेशनल बोलते हैं, लेकिन 22/7 को इरेशनल नहीं बोलते। और स्टार्टिंग के डिजिट्स मैच करते हैं, इसीलिए अप्रॉक्स वैल्यू पाई की हम 22/7 ले लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है पाई का 22/7। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल होता है। इरेशनल कहने का मतलब कि √2 की जो वैल्यू होगी वो ना ही कहीं टर्मिनेट करेगी, और ना ही कहीं रिपीट करेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि पहले हम मान लेंगे कि ये रैशनल होता है, बाद में हम कहेंगे कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा बाद में कि हम कहेंगे ओहो हमने जो माना था वो गलत माना था। ठीक है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले अज्यूम कर लिया कि लेट √2 इज रैशनल। अब अगर √2 रैशनल है तो √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p² बाई q²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p² इज इक्वल्स टू 2q²। इसका मतलब p² का एक फैक्टर 2 है, तो जो p² है वो इवन होगा। ये मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हैं, उसी को तो इवन कहते हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका मतलब जो p² मल्टीपल ऑफ 2 है।
अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो p भी तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी नंबर का स्क्वायर में इवन हो और वो नंबर ऑड हो। जैसे कभी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कभी इवन हो ही नहीं सकता। मतलब स्क्वायर में अगर एक फैक्टर 2 है और नंबर में है ही नहीं 2, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर स्क्वायर में 2 है एज अ फैक्टर तो उस नंबर में भी 2 एज अ फैक्टर होगा। इसीलिए अगर p स्क्वायर में 2 एक फैक्टर है तो p में भी एक 2 फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अब अगर p एक मल्टीपल ऑफ 2 है तो p को हम 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं m, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, p हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, हमें पता नहीं है। तो हमने ले लिया कि इवन नंबर है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है, तो p को कोई भी नंबर अज्यूम कर लिया 2 टाइम्स n। ठीक है, एक मिनट। अब p की वैल्यू कहां रख देंगे हम, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, 2m का स्क्वायर, यही था p का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर हो गया। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बच गया। इसका मतलब है कि जो हमारा q स्क्वायर है वो भी इवन है, क्योंकि उसका भी एक मल्टीपल 2 आ गया ना। ये 2 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है ना, मतलब जो q स्क्वायर है उसका भी एक फैक्टर 2 है। तो q स्क्वायर इज ऑल्सो इवन, इसका मतलब q इज ऑल्सो क्या, मल्टीपल ऑफ 2। अब q भी मल्टीपल ऑफ 2 है और p भी मल्टीपल ऑफ 2 है। ये देखो, तो अगर इस इक्वेशन को मैं a मान लूं और इस इक्वेशन को मैं b मान लूं, इसका मतलब 10 बोथ p एंड q हैव, q स्मॉल है ना, q हैज अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। दोनों में p और q में एक कॉमन फैक्टर है 2, हेंस p एंड q आर नॉट को प्राइम, हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। मतलब मैंने क्या बोला कि बोथ p एंड q में एक कॉमन फैक्टर है 2, इसीलिए p एंड q को प्राइम नहीं है। और रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है कि p और q दोनों को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब कि हमने जो p और q को रैशनल एज्यूम किया था, √2 को रैशनल एज्यूम किया था, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत था। तो √2 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा देखना इसको। नेक्स्ट पूछा जाता है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये भी सेम एज इट इज ही प्रूव होगा जैसे अभी हमने उस वाले को प्रूव किया है। क्या मान लेंगे इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि लेट √3 इज रैशनल। हमने √3 को रैशनल मान लिया, तो √3 को रैशनल मान लिया तो √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब तो पता लग गया होगा ना कि कैसे कैसे चल रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर। तो क्या बोला, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अगर p कोई इंटीजर है और उसके स्क्वायर में 3 एज अ फैक्टर है तो फिर p में भी 3 होगा ना एक फैक्टर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि p में 3 है ही नहीं और उसके स्क्वायर में 3 आ जाएगा, ऐसा होगा कभी, कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो p भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर p मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैंने फिर से p को 3m मान लिया,
भाई 3 टाइम्स कुछ होगा, मल्टीपल ऑफ 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। फिर क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 अगर माना तो क्या हो गया, 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, 3 से 9 गया 3 बार में, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो इसका मतलब फिर से वही सब लैंग्वेज, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ से ये पता लग गया क्यों मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि q स्क्वायर इज 3 इंटू समथिंग। अब m अगर q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो भाई q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। अब p भी मल्टीपल ऑफ 3, q भी मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको अगर इक्वेशन a मान लूँ, इसको इक्वेशन b मान लूँ, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन a and b 3 is common factor of both p and q, both p and q, hence p and q are not co-prime। p and q are not co-prime, तो क्या हो गया, our assumption was wrong, our assumption was wrong, hence root 3 is irrational। बस रूट 2 और रूट 3 का जो प्रूविंग है वो बिल्कुल सेम तरीके से है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पहले रूट 2 वाला देखना कि उसमें चल क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद रूट 3 वाला देखना और इसको प्रैक्टिस करना खुद से, बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो भी लोग सीबीएसई की 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस खत्म हो गया। 10th बोर्ड में इतना ही है रैशनल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में। बाकी जो लोगों का टारगेट एनटीएससी वगैरह का है कि जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो रियल नंबर्स के आगे के लेक्चर्स देखेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।